अस्सलामु अलैकुम। फातिमा फातिमा कहाँ हो यार। उमर मुझे आवाज़ें लगाता बेडरूम में आ गया। जी उमर इधर ही हूँ। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। उमर ने मुझे गौर से देखते हुए आगे बढ़ा। क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? और बाहर का दरवाज़ा भी खुला है। हाँ हाँ सब ठीक है उमर, मैंने उसे तसल्ली दी। तो फिर क्यों रो रही हो? उमर भी यूं जान छोड़ने वाला नहीं था, बस ऐसे ही यार बाबा याद आ रहे हैं। अब मुझे कुछ होना तो था, इसमें रोने की क्या बात है। चलो वीकेंड पर चलते हैं, उमर ने बड़े प्यार से मुझे तसल्ली देते हुए कहा। मेरी और उमर की लव मैरिज है। हम दोनों की ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू किए हुए 3 साल होने को हैं। उमर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। इस बंधन में बंधे इन 3 सालों में उमर ने मुझे हर लम्हा अपनी मोहब्बत, एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ की छाँव में रखा। हम दोनों के वालिदैन कराची में मुकीम हैं, जबकि हम दोनों पेशावर में आ बसे। कराची की रौनक, अपनों की दूरी ने कुछ दिन तो मुझे उदास रखा, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं पेशावर की खामोशी में एडजस्ट हो गई। यहाँ उमर के दोस्त की फैमिली वीकेंड पर आ जाती या हम चले जाते, मगर वो कराची वाला हमसाया सिस्टम यहाँ पर ना था। बड़े बड़े घरों में छोटे दिलों वाले लोगों का बसेरा था। खूबसूरत संगमरमर के मुजस्मों की तरह हर जज्बात और एहसासात से आरी छुरे। बस मैं भी घर तक ही महदूद हो गई थी। उमर सुबह जाते तो शाम को लौटते। घर का काम काज मासी गुलाबों कर जाती थी, मगर बहार शुरू होते ही जो दरख्तों पर कोंपलें फूटीं, पूरी फ़िज़ा में खुशबुएं बिखरीं, तो पोलन एलर्जी फैल गई। हमारी मुलाजमा मासी सकीना को शदीद दम ने आ लिया और वो काम छोड़कर चली गईं। और फिर चंद दिन तो बहुत मुश्किल से गुजरे। फिर आखिरकार मुझे पलवशा मिल गई। पलवशा बमुश्किल 18 बरस की होगी। जैसा कि आप नाम से समझ गए होंगे, वो पठानी थी। गहरी भूरी आंखों वाली, सुर्ख सफ़ेद रंगत वाली। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। वो बहुत तेज़ी से काम करती थी। वो मेरे घर के अलावा 2 और घरों में भी काम करती। वो अटक अटक कर उर्दू बोलती, महारत से सफाई सुथराई करती। सच्ची बात है कि मुझे मासी सकीना की निस्बत बहुत अच्छी लगी थी। पलवशा आती तो मैं घर में अकेली होती। चंद ही दिनों में हम दोनों में झिझक दूर हो गई और हम दोनों आपस में खूब बातें करने लगे। मैं उसका ख्याल रखने लगी। मैंने उसे अपने कपड़े भी दिए, वो भी मेरे कई फालतू काम निपटा जाती। फिर एक रोज़ पलवशा ने मुझे वो बातें बताईं जिन्हें सुनकर मेरा दिल ही नहीं, आंखें भी आंसू से आबाद हो गईं। उसकी बातों ने मेरे होश गुम कर दिए। मेरा वजूद पत्थर का हो गया था। मैं सोच नहीं सकती थी कि दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं। उस रात उमर ने मुझसे उदासी और आंखें भीगने की वजह बहुत पूछी थी, मगर मैंने उसे कुछ नहीं बताया था। ना जाने क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं उमर के सामने पलवशा की ऐसी बातें बताऊं। मुझे यूं लग रहा था कि अगर मैं उमर से ये बात शेयर करूंगी तो गोया मैं खुद को बेपर्दा कर दूंगी। और फिर उमर थक हार कर सो गया था, मगर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। एक अजीब सी अजियत मेरे दिल की रगों को काट रही थी। मेरी आंखों के सामने पलवशा का सरापा मौजूद था। मैली चादर में छुपा उसका चूर चूर करता वजूद, गोरे हाथों पर उभरी सब्ज नीली नसें, जर्द चेहरे पर फैली महरूमियाँ और आँखों की पौधों पर टंगे ज़ब्त और जबर के इम्तिहान। इन होठों पर लगे समझौते के ऐसे कफल जिनकी चाबी ही ना बनी हो। पलवशा की कहानी सुनकर मैंने उससे पूछा था, देखो पलवशा, तुम चाहो तो मैं कुछ करूं। औरतों की मदद के लिए इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, NGOs हैं, फिर हमारा मीडिया भी बहुत पावरफुल है। मगर उसने मेरी बात नहीं मानी। उसने कहा, नहीं बाजी, ऐसा मत करना। आपको साहिब की कसम, मेरा शोहर मुझे कत्ल कर देगा। अगर मैं बच भी गई तो बाप मुझे कत्ल कर देगा कि खावन का घर क्यों छोड़ कर आई हो। बस अब यही मेरा मुक़द्दर है। पलवशा का ताल्लुक़ कबायली इलाक़े से है। उसे उसके कबीले के रिवाज के मुताबिक 16 साल की उम्र में 1 लाख के एवज़ ब्याह दिया गया था या फिर फ़रोग़ कर दिया गया था। वहाँ ब्याह के बाद लड़की का अपने घर वालों से हर ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है और वो फिर बाबुल के आंगन नहीं जा पाती। माँ के आगोश में छुप कर अपने दर्द नहीं बता सकती। साथ जन्म लेने वालों की शक्लों को तरस जाती है, गोया वो अपने घर वालों के लिए जीते जी मर जाती है।
पलवशा का खामन अपने दो भाइयों के हमरा मजदूरी का काम करता था। कच्ची बस्ती में वो अपने शोहर और उसके भाइयों के साथ रहती थी। अपने खामन के कहने पर ख़ुद 2 बरस से लोगों के घरों में काम पर लगी हुई थी और उसे उर्दू बोली भी आ गई थी। वो शोहर और उसके भाइयों की बहुत खिदमत करती और औलाद ना होने की वजह से उसे उसका शोहर मारता पीटता भी है। ये तमाम बातें मुझे कब की बना चुकी हैं, मगर जो बात उसने मुझे आज बताई वो मेरे दिल में निश्तर की सूरत पेवस्त हो गई है। ये सोच कर ही मेरा दिल कांप जाता है कि कैसे वो इस कर्ब से गुजरती हुई, या फिर वो अपने वजूद को रेज़ा रेज़ा होते देखती होगी। उसने कहा था, अब बाजी मैंने आज तक ये बात आपके सिवा किसी से नहीं कही। पलवशा ने मुझे बताया कि उसके घर के करीब एक बहुत बड़ी कोठी है और उसे उसका शोहर हर रात को उसे उसी कोठी में छोड़ जाता है और सुबह होते ही वापस ले आता है। ये बताते हुए उसके लहजे में बरसों की थकन उतर आई थी। ये सुनते ही मैं चीख पड़ी, क्या तुम्हारे देवरों को उसके बारे में पता है? बाजी, उन्हें पता है, उन्हें सब पता है। रोते हुए उसने अपना चेहरा दुपट्टे में छुपा लिया था। ये सुनकर तो मुझ पर जैसे क़यामत गुजर गई। वो कुछ देर तक रोती रही और मैं ख्वाब की कैफियत में उसे देखती रही। फिर वो आंसू पोंछ कर मुझसे बोली, बाजी, अभी मेरे देवरों और मियाँ के पास पैसे नहीं हैं। घर का किराया देना होता है और बाकी भी अखराजात उठाने होते हैं। मेरी तनख्वाह से तो 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं होती। कोठी वाले साहब जो मुझे पैसे देते हैं वो मेरा मियाँ रख लेता है। मेरा मियाँ और मेरे देवर पैसे जमा कर रहे हैं। जल्द ही हम अपना घर ले लेंगे और फिर मेरी इस काम से जान छूट जाएगी। ये बताकर ना जाने उसने मुझको तसल्ली दी थी या अपने ज़ख्मों पर फाए रखे थे। अभी मेरा खावन कहता है कि गुजारा करो। हाथों की लकीरों को गौर से देखते हुए वो बोली थी। उसकी लकीरें तो कब की बर्तन मांजते हुए पिघल कर पानियों में बह चुकी थीं। फिर वो अपने हाथों में क्या तलाश कर रही थी? या खुदाया, ये कैसी बेबसी है, कैसी अजियत है। मजबूरी और समझौते के बीच में लड़कती पलवशा, जिसने तमाम ज़िंदगी इज़्ज़त वजूद खुशियाँ महज 1 लाख रुपए के एवज़ ताउम्र गर्वी करके रख दी थी। फातिमा की वो रात सोचों और भीगी आंखों के साथ ही गुजरी थी। दूसरे दिन वो रोज़ की तरह किचन में तेज़ी से हाथ चला रही थी। बर्तनों की घंघर मेरे वजूद और ज़हन की खामोशी को तोड़ रही थी, मगर मैं हस्बे आदत उसके पास नहीं गई थी। शायद मुझे उससे आंख मिलाने की हिम्मत ही नहीं थी, या फिर मेरे पास इसके लिए कोई हर्फ तसल्ली नहीं थे। मैं उसे कैसे कहती कि ए मासूम लड़की, तू ये किस गोरख धंधे में फंस गई है जहाँ सवाब और गुनाह के माना ही गुम हो गए हैं। तुझे मैं नेकी और बदी के हिसाब में उलझाऊं भी तो क्या कर पाएगी? कहाँ भागेगी? किधर जाएगी? इन 3 दरिंदों के चुंगल से कैसे निकलेगी? और अगर निकलेगी भी तो तुझे कोई और दरिंदे दबोच लेंगे। ये रसवाई, बदनामी, दुख, कर्ब, अजियत सिर्फ औरत के नसीब में क्यों? समझौते की सूली पर हमेशा औरत ही को क्यों चढ़ाया जाता है? रस्मों के भेंट सिर्फ औरत ही क्यों पढ़ाई जाती है? बेबसी और लाचारगी औरत का ही मुकद्दर क्यों है? माँ बाप, खावन, भाई की लाज निभाने का ठेका औरत के ही सर क्यों है? गरज के नाम पर सिर्फ औरत ही का क्यों कत्ल होता है? क्यों बेटी को रुखसत करते हुए माँ बाप उसे मर कर ही वापस लौटने का अहद लेते हैं? इन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है और न ही पलवशा के गमों का इलाज। सो पलवशा, तो जहालत, लाइल्मी और मासूमियत और बेबसी को सीने से लगाए जा। इस ज़िल्लत आमेज़ समझौते के सौदे को अपने वजूद की खैरात से निभाए जा। यही तेरी ज़िंदगी है, क्योंकि तू अगर चलाएगी तो बेघर हो जाएगी, बदनाम हो जाएगी। माशरा तुझे जीने नहीं देगा। तेरे सीने का दुख अगर लोगों की नज़रों में आ गया तो तू धुतकारी जाएगी या फिर मारी जाएगी। पलवशा को मेरे घर में काम करते हुए 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और इस अरसे में मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकी। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं खुद भी तो एक औरत हूँ, एक मजबूर औरत, जिसका सबसे बड़ा आसरा मर्द होता है। मुझे सबसे बड़ा दुख भी यही है कि पलवशा का कोई सहारा भी नहीं, जिसके मियाँ ने दौलत के बदले इज़्ज़त का सौदा किया।